स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर जिसका नाम है पृष्ठ रसायन। उससे जो बोर्ड एग्जाम्स में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए मैं वो आपके लिए लेके आई हूँ। पहला क्वेश्चन, एंजाइम उत्प्रेरण या जैव रासायनिक उत्प्रेरण को समझाइए। इनकी विशिष्ट क्रिया का महत्वपूर्ण कारक क्या है। देखिए, एंजाइम उत्प्रेरण या फिर जैव रासायनिक उत्प्रेरण दोनों एक ही बात है, एक ही चीज़ के दो नाम है। एंजाइम उत्प्रेरण पूछे या फिर जैव रासायनिक उत्प्रेरण पूछे, दोनों का आंसर एक ही होगा। तो एंजाइम उत्प्रेरण क्या है? जीव जंतु तथा पौधों में जैव प्रक्रम को नियंत्रित करने के लिए अनेक क्या होती कार्बनिक अभिक्रियाएं होती हैं। ये अभिक्रियाएं सामान्यतः अति मंद तथा कार्बनिक यौगिकों द्वारा उत्प्रेरित होती हैं और इन्हीं कार्बनिक यौगिकों को क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। जो एंजाइम होते हैं वो हाइड्रोजन और कार्बन के होते हैं यौगिक। हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिक ही एंजाइम है। एंजाइम उत्प्रेरण है क्या? ये जीव जंतु और पेड़ों में जो जैव प्रक्रम जो होता है उसको नियंत्रित करने के लिए कार्बनिक अभिक्रियाएं तो होती रहती हैं हमारे सराउंडिंग्स में। ये अभिक्रियाएं होती क्या है? सामान्यतः अतिमंद होती हैं, यानी कि स्लो प्रोसेस होता है, धीरे धीरे होती हैं और ये कार्बनिक यौगिकों के द्वारा उत्प्रेरित होती हैं। इसलिए इन कार्बनिक यौगिकों को एंजाइम बोलते हैं, कार्बनिक यौगिकों को एंजाइम बोलते हैं। ठीक है। और एंजाइम वस्तुतः एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम वस्तुतः उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं एंजाइम? उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं और ये सजीव कोशिकाओं द्वारा प्राप्त होते हैं। देखिए, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि एंजाइम कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो कहाँ पे होते हैं? वो सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्राप्त होते हैं और जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। इसलिए इनका दूसरा वाला नाम जैव जो कि है जैव रासायनिक उत्प्रेरक, इसीलिए इनको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, इसलिए इन्हें जैव रासायनिक उत्प्रेरण कहते हैं। और इसके उदाहरण हैं माल्टेज, इन्वर्टेज, जाइमेज, यूरिएज, पेप्सिन। ये 10th में भी सुने होंगे नाम। देखिए, कभी कभी क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो कितने मार्क्स पे आता है। अगर 3 नंबर पे आया है तो आपको जितना पढ़ा मैंने लिखा है इतना तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि 3 मार्क्स में है। कम से कम 2 एग्जाम्पल देके उसकी रिएक्शन तो बतानी पड़ेगी कि इन्वर्टेज एंजाइम से क्या हो रहा है, कौन सी रिएक्शन हो रही है उसमें। अगर 1 नंबर में आता है तो सिंपली आप उसकी डेफिनेशन को छोटा कर सकते हो। 2 नंबर में आता है तो डेफिनेशन लिख के उसके उदाहरण दे दीजिए। 3 नंबर में आया तो उदाहरण की रिएक्शन भी बता दीजिए कि रिएक्शन कैसे हो रही है। तो ये डिपेंड करता है कि वो कितने मार्क्स पे पूछते हैं, एग्जामिनर एग्जाम में कितने मार्क्स में आता है। और जब प्रैक्टिकल होते हैं तो एग्जामिनर ये रिएक्शन पूछ लेते हैं, इसके बोलते हैं एग्जाम्पल पूछ लेते हैं कि बताइए इसका एग्जाम्पल क्या है। तो रिएक्शन देखते हैं। इन्वर्टेज एंजाइम को सुक्रोज को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में परिवर्तित कर देता है। अगर हम सुक्रोज यानी कि C12H22O11 की रिएक्शन वाटर से कराएंगे इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, तो क्या बनता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज फॉर्मूला सबको पता ही है, C6H12O6 और फ्रक्टोज का C6H12O6। अब देखिए, हर एक चीज़ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है इससे कि ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछे, इससे ऐसे भी तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फ्रक्टोज का फॉर्मूला लिखिए। 1 नंबर में पूछा जा सकता है फ्रक्टोज का सूत्र क्या है। या फिर ये पूछ सकते हैं जब सुक्रोज और जल की अभिक्रिया इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में कराई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में, इसलिए मैंने जितना भी लिखा है तो मतलब घोल के पी जाओ, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। जितना मैं इसमें लेके आ रही हूँ टॉपिक जो, वो तो बिल्कुल आपको ऐसे बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, सारा का सारा आपको क्लियर होना चाहिए एकदम माइंड में। सब रिएक्शन फॉर्मूला जितना लिखा, जितना मैं समझा रही हूँ, ये सब आपको यहाँ पे दिमाग पे याद होना चाहिए पूरा। सेकंड जो है रिएक्शन वो जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में हो रही है। जाइमेज
एंजाइम क्या कर रहा है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल, ये C2H5OH किसका फॉर्मूला है, एथिल अल्कोहल का। OH जिसमें लग जाता है वो कौन सा समूह होता है, अल्कोहल का समूह होता है। और C2H5 पता है, मिथाइल के बाद क्या होता है, मैथिल एथिल, तो वो हो गया एथिल अल्कोहल। उसके साथ क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। और ये रिएक्शन को बैलेंस, ये भी देखना होता है कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, रिएक्शन को बैलेंस भी करना पड़ता है। देखिए जैसे कि इसमें देखिए रिएक्टेंट्स की साइड में क्या है, C6H12O6, तो उस साइड भी C कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए। तो देखिए 2C2 है, तो यानी 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे C4 हो गए, और वहाँ पे फिर प्लस में 2CO2 है तो C2 और हो गए, 4 + 2 6, H कितने हैं 12, यानी कि यहाँ पे 5 × 10 and 1 11 and 1 12, O6। इसको बैलेंस करना होता है रिएक्शन को, तो मेन रिएक्शन बैलेंस करना है। अगर जहाँ पे बैलेंस नहीं है वहाँ पे आप रिएक्शन बैलेंस कर लेना। अगर आपको कभी भी पहले तो रिएक्शन लिख दीजिए, रिएक्शन तो याद ही रहती है। अगर आपको उसके बाद एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तो आप उसे बैलेंस भी कर दीजिए, बेटर रहेगा ज़्यादा। अगर टाइम नहीं है तो रिएक्शन जो है वही कर दीजिए, उसमें भी आपको नंबर मिल जाएंगे। और थर्ड एग्जाम्पल यूरिएज एंजाइम का है, वो क्या करता है, यूरिया को, हाँ ये भी पूछ सकते हैं, यूरिया का सूत्र बताइए। यूरिया का सूत्र क्या है, NH2CO NH2। जब हम यूरिया की रिएक्शन करवाते हैं किसकी, यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में, तो हमें क्या प्राप्त होता है, अमोनिया। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, अपघटित होता है। और इस विशिष्ट क्रिया का महत्वपूर्ण कारक क्या है, ताप तथा pH है। क्वेश्चन में ऊपर पूछा था कि इसका विशिष्ट कारक भी बताइए, तो क्या क्या है, इस विशिष्ट क्रिया का महत्वपूर्ण कारक क्या है, ताप और pH है। तो अब अगला पेज देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, द्रव स्नेही या फिर द्रवरागी। द्रव स्नेही को हम द्रवरागी भी बोल सकते हैं, और द्रव विरोधी यानी कि द्रव विरागी। कोलाइड में 2 प्रमुख अंतर लिखिए। तो द्रव स्नेही से आप समझ जा रहे हो कि द्रव स्नेही और द्रव विरोधी, मतलब वो द्रव का विरोध करता है, द्रव विरोधी या विरागी, द्रव विरागी और द्रव रागी। ऐसे भी पूछ सकते हैं, द्रव रागी और द्रव विरागी में अंतर बताइए, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी में अंतर बताइए। तो वही फिर से वही बोल रही हूँ कि डिपेंड करता है क्वेश्चन कितने मार्क्स पे पूछ रहा है, आप उसके हिसाब से उतने अंतर उसमें लिख के बता दीजिए। मैंने इसमें जितने भी अंतर हैं सारे लिखे हुए हैं, 3 मार्क्स के हिसाब से लिखे हुए हैं, कि जब 3 मार्क्स में पूछा जाए तो आपको इतना लिख के आना है पेपर में। तो पहले हम देख लेते हैं बनाने की विधि। पहला अंतर तो हमें मिल जाएगा बनाने की विधि से ही। द्रव स्नेही कोलाइड है, द्रव स्नेही क्या होंगे, ये विलायक के संपर्क में आने पर कोलाइडी विलयन बनाते हैं। और द्रव विरोधी क्या होंगे, विलायक के संपर्क में आने पर कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, बल्कि क्या करेंगे, विशेष विधियों द्वारा ही कोलाइडी विलयन बनाते हैं। और दूसरा जो है जल योजन। द्रव स्नेही जो होते हैं वो अत्यधिक जल योजित होते हैं, नाम उसका द्रव स्नेही है, और जल क्या है, द्रव है, तो अत्यधिक जल योजित होंगे। और द्रव विरोधी क्या होंगे, अत्यधिक जल योजित नहीं होंगे। और तीसरा पॉइंट है स्थायित्व। तो जल योजित होने के कारण क्या होंगे, काफ़ी स्थिर होंगे ये, और आसानी से स्कंदित भी नहीं होंगे। जबकि द्रव विरागी क्या होंगे, स्थिर, इनमें स्थिरता की कमी होती है, यानी कि कम स्थिर होते हैं। और गर्म करने पर क्या होते हैं, किसी वैद्युत अपघट्य की थोड़ी मात्रा मिलाने पर स्कंदित हो जाएंगे, या फिर गर्म करेंगे या फिर किसी वैद्युत अपघट्य की हम इसमें थोड़ी सी मात्रा मिलाएंगे तो ये स्कंदित हो जाते हैं। उत्क्रमणीयता, ये उत्क्रमणीय होते हैं द्रव स्नेही, और द्रव विरागी क्या होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं।
और कणों पर आवेश क्या होते हैं इनके? कणों पर आवेश जो द्रवित नहीं होते उनके कणों पर आवेश या तो बहुत कम होता है या शून्य कह लीजिए, या बहुत कम होगा या फिर शून्य होगा। और जो द्रव विरागी होते हैं उनमें क्या होते हैं? कणों पर एक निश्चित धनात्मक और ऋणात्मक आवेश होता है। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी बहुत बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि स्वर्ण संख्या को परिभाषित कीजिए। 1 नंबर में पूछ लेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा ज़्यादातर, या फिर ऐसा हो सकता है इसके साथ इतना ये लिखें स्वर्ण संख्या को परिभाषित कीजिए और इसके आगे कोई एक और क्वेश्चन जोड़ दें। कैसे भी पूछ सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसको तो आप बिल्कुल रट लीजिए कि क्या है स्वर्ण संख्या? किसी रक्षी कोलाइड की स्वर्ण संख्या। स्वर्ण संख्या की बात हो रही है, वो रक्षी कोलाइड में होती है, इसलिए हम ये लिख रहे हैं कि किसी रक्षी कोलाइड की स्वर्ण संख्या, उसका मिलीग्राम में वह भार है जो गोल्ड सॉल के 10 ml में उपस्थित होने पर 10% NaCl के 1 ml विलयन के द्वारा होने वाले स्कंदन को रोकता है। रक्षी कोलाइड की शक्ति को स्वर्ण संख्या से व्यक्त किया जाता है। देखिए, जो रक्षी कोलाइड है उसकी शक्ति को व्यक्त करने के लिए किसका यूज किया जाता है? स्वर्ण संख्या का। जैसे उदाहरण, स्टार्च की स्वर्ण संख्या 20 से 25 होती है। 20 से कितनी होती है? 25 तक होती है। ये एग्जाम्पल में आप उसके लिख के आना, 100% आपको जितने नंबर का होगा पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। फिर से देख लीजिए, किसी रक्षी कोलाइड की स्वर्ण संख्या, उसका मिलीग्राम में वह भार है जो गोल्ड सॉल के 10 ml में उपस्थित होने पर 10% NaCl के 1 ml विलयन के द्वारा होने वाले स्कंदन को रोकता है। उसे ही रक्षी कोलाइड की स्वर्ण संख्या कहते हैं। इस डेफिनेशन से रक्षी कोलाइड स्वर्ण संख्या आपकी परिभाषित हो गई। अब और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण क्यों घटता है? पूछा गया है बहुत बार एग्जाम्स में। इसमें मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस करा रही हूँ सारे बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो सारे क्वेश्चंस ध्यान से करना और अपनी पेन और कॉपी लेके बैठो और उसको नोट कर लो। जितने भी मेरे बनाए हुए नोट्स हैं, अगर आप इसको पढ़ोगे तो इस बात की गारंटी तो मैं लेती हूँ कि आपके 90+ मार्क्स ही आएंगे बोर्ड एग्जाम्स में। क्योंकि क्या होता है, बोर्ड एग्जाम्स में ज़्यादातर क्वेश्चन वही रिपीट होते हैं जो वो आ चुके हैं। और ये 2009 से लेके अभी 2020 तक जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, मैं आपको सारे मिलेंगे आपको उस चैप्टर से, बल्कि चैप्टर वाइज करवा रही हूँ मैं आपको, और वो भी अच्छे नोट्स के साथ। तो देखते हैं आंसर। भौतिक अधिशोषण क्या है? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये भी क्वेश्चन एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा कि भौतिक अधिशोषण है क्या। ये भी पूछ लेते हैं 1 नंबर में कि क्या है भौतिक अधिशोषण? ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है? भौतिक अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। रिएक्शन देख लीजिए, ठोस प्लस गैस और रिवर्सिबल गैस बनेगा या ठोस बनेगी, और प्लस उसके साथ ऊष्मा। देख लीजिएगा, ऊष्मा जरूर निकलती है। इसमें जो रिवर्सिबल का साइन बना हुआ बीच में, यानी कि जो देखिए एक एरो इधर को है तो एक एरो उधर को बना हुआ है, इसका मतलब होता है कि ये रिएक्शन, जैसे जो इसका प्रोडक्ट आया जैसे गैस या फिर ठोस और ऊष्मा, फिर इसी की रिएक्शन कराएंगे तो वापस क्या बन जाएगा? ठोस और गैस। इसलिए रिवर्सिबल का साइन है। लासातेलिये के सिद्धांत अनुसार जब हम ताप में वृद्धि करते हैं तो शाम में पश्चिमगामी दिशा में अग्रसर होगा, अर्थात गैस अधिशोषित सतह से विमुक्त हो जाएगी तथा भौतिक अधिशोषण घट जाएगा। ये इसका रीज़न है कि क्यों घटता है, क्योंकि लासातेलिये का सिद्धांत बोलता है कि जब हम ताप में वृद्धि करते हैं तो शाम में पश्चिमगामी दिशा में अग्रसर हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि गैस जो है अधिशोषित सतह से विमुक्त हो जाएगी, यानी कि निकल जाएगी, और भौतिक अधिशोषण घट जाएगा।
इसीलिए क्या होता है, ताप जब हम बढ़ाते हैं तो भौतिक अधिशोषण घट जाता है। एक और प्रश्न है कि आकाश का रंग दिन में नीला क्यों दिखाई देता है? क्यों दिखाई देता है दिन में नीला? ये हमने तो 10th में भी पढ़ा हुआ है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। 10th में भी था इसमें, इससे रिलेटेड। क्योंकि क्या होता है, वायुमंडल में धूल के जो कण होते हैं, ये हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं कि वायुमंडल में धूल के कण जो होते हैं वो कोलाइडी कणों के रूप में फैले रहते हैं, जो प्रकाश के नीले रंग के अतिरिक्त सभी रंगों को अवशोषित कर लेते हैं, लेकिन नीले रंग को अवशोषित नहीं करते हैं। इससे क्या होता है, प्रकाश के नीले रंग की जो किरण होती है उसका जो धूल के कोलाइडी कण होते हैं वो प्रकीर्णन कर देते हैं, जिससे आकाश का रंग क्या हो जाता है, नीला दिखाई पड़ता है। फिर से देख लीजिए, वायुमंडल में धूल के कण जो होते हैं वो कोलाइडी कणों के रूप में फैले रहे होते हैं, जो प्रकाश के नीले रंग के अतिरिक्त सभी रंगों को अवशोषित कर देते हैं। प्रकाश के नीले रंग की किरण का धूल के कोलाइडी कण प्रकीर्णन कर देते हैं, जिससे आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, अधिशोषण के अनुप्रयोग लिखिए। 3 नंबर में आएगा ना ये क्वेश्चन, तो जितना मैंने लिखा है बहुत है, इनफ है काफ़ी। वैसे लिखने में काफ़ी टाइम लग जाता है, जब पेपर होता है ना और हमारे पास सिर्फ 3 घंटे होते हैं, इतना लंबा चौड़ा पेपर होता है कि हमें गर्दन हिला ऊपर इधर से उधर देखने तक का टाइम नहीं मिलता। तो इसमें हमें टाइम के हिसाब से देखते हुए करना चाहिए। हम कुछ लाइन शॉर्ट कर सकते हैं या फिर कुछ पॉइंट जहाँ पे रिएक्शन होती है वो तो कंपलसरी होती है, और जहाँ पे रिएक्शन वाला केमिस्ट्री में आता है वो क्वेश्चन तो हमारा शॉर्ट हो जाता है, लेकिन जहाँ पे लिखने वाला आता है वो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है हमारे लिए, और इसलिए हमें अपनी लिखने की भी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि मार्क्स के हिसाब से लिखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर 3 नंबर का है तो आपको कम से कम उतने पॉइंट तो देने ही चाहिए। तो देख लीजिए, अधिशोषण के अनुप्रयोग लिखे हुए हैं। क्या है, अधिशोषण के अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं। एक लाइन तो सब में यही हो जाती है कि कोई भी क्वेश्चन पूछे तो ऐसे ही लिखने के लिए कि अधिशोषण के अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं, या फिर जो भी पूछा गया है। पहला, अधिशोषण किसके लिए प्रयोग किया जाता है, कपड़ा रंगने में। कपड़ा रंगने में किसका प्रयोग होता है, फिटकरी का। फिटकरी क्या है, एक रंग बंधक है, वो रंगों को क्या कर देती है, बांध देती है, इसलिए इसको रंग बंधक बोलते हैं। मतलब बंधे रखती है, उसी चीज़ से बांधे रहने का काम करती है, इसलिए उसे रंग बंधक कहते हैं। रंग बंधक जैसे फिटकरी का प्रयोग कपड़े रंगने में किया जाता है, क्योंकि क्या कहती है, ये रंजक के कणों को अधिशोषित कर लेते हैं। नहीं तो क्या होगा, अगर ये अधिशोषित नहीं करेंगे तो ये कण कपड़े पर नहीं चिपकेंगे। ये अधिशोषित करते हैं, इसलिए ये कण कपड़े पे चिपकते हैं। दूसरा है, कठोर जल के मृदुकरण में। जो कठोर जल है उसके मृदुकरण में भी अधिशोषण का ही प्रयोग किया जाता है। कैसे, कठोर जल का मृदुकरण क्या होता है, प्रायः आयन विनिमय रेजिनों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, आयन विनिमय रेजिनों के द्वारा किया जाता है। और ये रेजिन क्या होते हैं, जल में कठोरता उत्पन्न करने वाले आयनों को अधिशोषित कर जल को मृदु बनाते हैं। और नमी को दूर करने के लिए, या फिर ये बोल सकते हैं रस्टिंग को रोकने के लिए। जैसे हमें पता है हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे यंत्र होते हैं जो कि नम वायु के संपर्क में आने पर अनुपयोगी हो जाते हैं। मेनली लोहा देखा ही होगा, कितनी जल्दी खराब हो जाता है वो। इस प्रकार यंत्रों की नम वायु से रक्षा करने के लिए प्राय सिलिका जेल का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, किसी भी यंत्र की नम वायु से रक्षा करने के लिए सिलिका जेल का उपयोग किया जाता है। सिलिका जेल क्या करता है, वायु की नमी को अधिशोषित कर लेता है अपने ऊपर, और इस कारण इसकी वजह से क्या कर लेता है, अधिशोषण कर लेता है, तो इससे यंत्रों की रक्षा हो जाती है। चौथा है, बीमारियों के उपचार में। अनेक औषधियाँ क्या होती हैं, विषैले जीवाणुओं को अधिशोषित कर लेती हैं, उन्हें नष्ट कर देती हैं और बीमारियों का उपचार करती हैं। 5वां है, गैस मास्क बनाने में। जितनी भी विषैली गैस होती हैं उनके दुष्प्रभावों से बचने के लिए हम गैस मास्क का तो यूज़ करते ही हैं। तो देखते हैं, गैस मास्क में अधिशोषण होता है तो
को कैसे बचाता है वो हमें। विषैली गैस से क्या के दुष्प्रभावों से बचने के लिए जो गैस मास्क होता है उसमें उपयुक्त अधिशोषकों का उपयोग किया जाता है। वो उससे क्या करता है, विषैली गैस को अधिशोषित कर लेता है और जो साफ वायु होती है उसे हमें भेज देता है। मतलब वायु में जितनी गंदगी होती है उसको वो अपशोषित कर लेता है और हमारी जो ब्रीथिंग के लिए फिर वायु है वो जो होती है वो प्योर हो जाती है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, काफ़ी लंबी हो चुकी है वीडियो, 20 मिनट की। आगे का हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।